ये सी सेट का पेपर है एंड इसको मैं एनालाइज कर रहा था। अब तो इसी वजह से पी पे मैंने टिक किया है। अब मुझे शायद लग रहा है ये सही है कि यूपीएससी ने जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो कि अनएक्सपेक्टेड थे, इसने ज्यादातर बच्चों को रुलाया है। ऐसे ही क्वेश्चन उन्हें कहते हैं ना, हिला डाला ना, बिल्कुल हिला डाला यूपीएससी ने, क्योंकि अपने आप को कंप्रोमाइज नहीं करने देना है। अगर कंप्रोमाइज करोगे तो फिर जिंदगी में फेल होते चले जाओ। सो हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की स्टडी काफी अच्छी चल रही होगी। एंड अभी की बात करूँ तो अभी टाइम हो रहा है 3:28 सुबह के एंड मैं आपको दिखा देता हूँ, लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर रखी हुई है मेरे पास मॉडर्न हिस्ट्री, ब्राइव हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड स्पेक्ट्रम है ये। एंड साथ ही ये मेरी स्टडी टेबल जो कि यूपीएससी का प्रीलिम्स देने के बाद और एक दिन का रेस्ट करने के बाद फिर से अपनी स्टडी टेबल पे आ चुका हूँ। एंड वही स्पीड रहेगी और स्पीड में कोई भी अंतर नहीं होगा। बाकी इंतजार है प्रीलिम्स का कैसा रिजल्ट आता है, क्या पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। मैंने प्रीलिम्स दिया और प्रीलिम्स से हमको क्या सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे पहले तो ये सीखने को मिला कि जो रील वाले हैं ना, जो शॉर्ट वे ढूंढते हैं कि शॉर्ट रास्ते से निकल जाऊंगा, किसी कोचिंग के नोट्स ले लूंगा, उनसे पढ़ के निकल जाऊंगा, मैराथन देख लूंगा, उससे पढ़ के निकल जाऊंगा, उनकी तो रेल बनाई है। उन्होंने सोचा था कि नहीं, शॉर्ट में जितना तुम भागोगे ना, यूपीएससी ने भी कह दिया तुम जितना शॉर्ट में भागोगे मैं उतना लॉन्ग में भागूंगी, और तुम्हारे बस की बात नहीं है जो मुझे टैकल कर पाओ। मेरे पास जो मॉडर्न इंडिया है और इसी का जो है गणेशाय नमः करते हैं, क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा। खैर पहले पढ़ी थी प्रीलिम्स से, अब प्रीलिम्स के बाद भी इसी को पढ़ना है। यही तो यूपीएससी का खेल है, ठीक है। अगर ये समझ लिए ना तो फिर बहुत कुछ समझ जाओगे। तो देख क्या रहे हो, स्टार्ट करते हैं ना। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही अगर कोई करी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स एंड ये शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे एंड प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, ना कि मेन से, लेकिन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जो नोट्स हैं मेरे, कुछ आप लोग देख सकते हैं। ये राइटिंग्स है ना, वो राइटिंग की तरफ मत जाना, बस आप ऐसे देख सकते हो। ये कुछ नोट्स हैं जो कि मतलब मैंने प्रिपेयर किए थे, शॉर्ट नोट्स हैं प्रीलिम्स के लिए थे, जो कि मैं रिवाइज करके गया था प्रीलिम्स देने के लिए। अब मैं आपको बता दूँ कि इसमें मॉडर्न हिस्ट्री और इसकी अगर इसकी बात करें ना, दोनों में तो बहुत अंतर है। इसमें क्या है कि इसमें ब्राइटली वेब दिया हुआ है और मुझे मन कर रहा है कि मैं ब्राइटली में पढूं थोड़ा, मतलब कि तब से मैंने पढ़ा था लेकिन अब और अच्छे से पढूं और ब्राइटली पढूं, ताकि मैं जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए ना उस हिसाब से पढूं। क्योंकि क्वेश्चन देख के पता चलता है कि कुछ पता नहीं होता है यूपीएससी कब अपना पैटर्न चेंज कर दे, और इसी वजह से फिर हमें जो है अपने आप को यूपीएससी के हिसाब से ही डालना पड़ेगा, ना कि हमारे डाल से यूपीएससी चलेगी। ये सी सेट का पेपर है एंड इसको मैं एनालाइज कर रहा था। अब सबसे पहले तो सी सेट की बात करेंगे। सी सेट में मैंने जो है मैथ को बिल्कुल भी टच नहीं किया है, एक दो क्वेश्चन जरूर किए होंगे, लेकिन हाँ उसके बाद फिर मैंने कॉम्प्रीहेंशन और रीजनिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है। कॉम्प्रीहेंशन के जितने क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को करके आया हूँ। साथ ही रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में जो कुल मिला के अगर बात करें सी सेट के जो सारे क्वेश्चंस किए हैं वो कम, और उसमें एक मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा जो कि क्वेश्चन मेरे लिए ना थोड़ा सा अजीब सा लगा था, लेकिन मैं उसको भी सही करके आया हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है कि एक मोबाइल है जो कि चोरी हो गया है, और मोबाइल फोन चोरी होने के बाद जिसमें जो 3 लोग हैं PQR, इनसे क्वेश्चन किया गया है, और यही 3 लोग हैं जिनमें से किसी एक के पास है। क्वेश्चन किया गया था, P ने कहा कि मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं चुराया, और Q ने चुराया है, ठीक है, ऐसा कहा उसने। लेकिन जब Q ने कहा कि R ने नहीं चुराया है और मैंने भी नहीं चुराया, यानी Q ने सीधा डायरेक्ट R को भी बचाया अपने साथ, ठीक है। फिर R ने कहा कि मैंने नहीं चुराया है और मुझे नहीं पता किसने चुराया है, ठीक है। एक बार को ये भी समझ सकते हैं कि या तो R झूठ बोल रहा है, ठीक है, और Q ये कह रहा है कि मैंने नहीं चुराया है, तो
आर ने भी नहीं चुराया है। तो क्यू और आर दोनों की संबंध है, ठीक है। अब जो आर है वो आर सीधी ये कह रहा है कि मैंने नहीं चुराया, मुझे नहीं पता। तो क्यू और आर के संबंध, क्योंकि क्यू को पता है कि क्लियरली पता है कि आर ने नहीं चुराया है और मैंने भी नहीं चुराया, अपनी खुद की कह रहा है वो, ठीक है। लेकिन पी अपनी कह रहा है, लेकिन डायरेक्ट इल्जाम लगा रहा है क्यू के ऊपर, ठीक है। लेकिन आप अपनी एक चीज ध्यान रखी होगी कि जब भी आप देखते होगे कि जो चोरी करता है ना चोरी, वो किसी न किसी के ऊपर इल्जाम जरूर लगाता है, ठीक है। मतलब कि उसका कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कोई चोरी करता है वो सोचता है कि कैसे भी न कैसे करके मुझसे छुटकारा मिले, किसी और के ऊपर डाल दूं, ठीक है। तो यहाँ पर पी जो है यही काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, या तो यहाँ लगा सकते थे कैन नॉट बी, ठीक है, कंक्लूडेड, या फिर हम पी लगा सकते हैं। इनमें से क्यू और आर के ऑलरेडी संबंध है, तो इनको फायदा है, आपस में पता है। क्यू को यानी पता है आर के बारे में, तो आर ने नहीं चुराया ना क्यू ने चुराया। लेकिन पी को लगता है कि, लेकिन पी लगता है क्योंकि पी इल्जाम भी लगा रहा है, एक तो यहाँ से शक पैदा होती है, ठीक है। तो इसी वजह से पी पे मैंने टिक किया है। अब मुझे शायद लग रहा है ये सही है कि यूपीएससी ने जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो कि अनएक्सपेक्टेड थे और सोचा नहीं था कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन थे ना, उन्होंने सबसे ज्यादा सर खपाया है यूपीएससी के छात्रों का, क्योंकि भाई उसकी तो बात ही अलग है, समझ में नहीं आ रहा है। जितने स्टेटमेंट हैं सारे यही लग रहे हैं कि क्वेश्चन का आंसर है। और ये 7th क्वेश्चन है जीएस का, ठीक है, जो पेपर 1 हुआ था उसका। तो इसमें जो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है, एंड ये जो है स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तीनों को जब आप देखोगे और उसके बाद फिर इसका आंसर अगर आप इसमें से निकालने की कोशिश करोगे तो समझ में नहीं आएगा। और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है कितने दिए हुए हैं इस जीएस के पेपर में, ठीक है। और इसने ज़्यादातर बच्चों को रुलाया है, ऐसे ही क्वेश्चनों ने, ठीक है, ज़्यादातर बच्चों को रुलाया है। जो स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो बड़ा दिमाग खा जाते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता आपको कैसे लगते हैं, लेकिन मैं अपनी खुद की कह रहा हूँ। इसी वजह से, और ऐसे क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस कम कर पाई थी, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन करके आया। कुछ क्वेश्चंस मेरे सही हैं, इनको भी लेके, ठीक है। लेकिन तब भी मैं एक बात कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चनों ने ज़्यादातर जो बच्चों का जो है दिमाग ख़राब किया है, ठीक है। लेकिन तो वही मैं कह रहा हूँ, आप ये समझ सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें, और साथ ही आप पढ़ सकते हैं। खैर मैं आपको बता दूँ, उतना मतलब वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी रिजल्ट का वेट करते हैं एंड देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। और अपनी स्टडी को जो कंटिन्यू रखते हैं, एंजॉय करते हैं, एंड साथ साथ जो है पढ़ाई भी कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि विदाउट स्टडी कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए भाई करनी तो पड़ेगी। अब अगर आपको मेंस की तैयारी करनी है तब भी करनी है, प्रीलिम्स की करनी है तब भी करनी है, और छोड़ तो सकते नहीं। और छोड़ सकते हो तो आपके अंदर भाई दम होगी इतनी छोड़ने लायक। नहीं छोड़ सकते, एडिक्ट हो चुके हैं हम तो। कहते हैं ना, हिला डाला ना, बिल्कुल हिला डाला यूपीएससी ने। और अब इस टाइम पर 2 टाइप के बच्चे होंगे, यानी 2 टाइप के। एक तो जिनको पता है कि मेरा प्रीलिम्स नहीं होना है, तो अब उनको पता चल गया है, लेकिन अब वो क्या करेंगे, अब इंजॉय करेंगे। वो दोस्तों में जाएंगे, रिश्तेदारी में जाएंगे, घर पे घूमने जाएंगे, ठीक है। और एक टाइप के वो जिनको पता है कि मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा, मैं मेंस की तैयारी करूँगा, तो वो 2-4 दिन आराम से वो भी इंजॉय करेंगे, ठीक है। 2 टाइप के होंगे, लेकिन यही सबसे ज़्यादा घातक है। ये 4 दिन तुम इंजॉय करोगे ना, 4 दिन बाद फिर से जो आपका फ्लो, जो रूटीन आपका ख़राब हो जाएगा, उसके बाद फिर से जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो फिर आपका मन नहीं लगेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपका मेंस, क्योंकि देखिए क्या है, हम यूपीएससी वाले हैं, और यूपीएससी वालों का जो पैटर्न है ना, एग्जाम पैटर्न, वो बना हुआ है पहले से। अब नोटिफिकेशन 2026 का आ चुका है। वैसे ही मेंस की बात करें तो आपका अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा लगता है आपको, तो उस हिसाब से फिर अपनी तैयारी में लगिए। टाइम खराब करने में कोई फायदा है नहीं। आपको 3 महीने का टाइम मिलेगा बीच में, लेकिन 3 महीने बाद फिर मेंस देना है ना, तो मेंस के लिए प्रॉपर तरीके से तैयारी कीजिए, मत जाइए ना, फिर मत टाइम खराब कीजिए ज़्यादा। मैं कहता हूँ 1 दिन एंजॉय कर लिया बहुत है। मैंने भी 1 दिन एंजॉय कर लिया, लग गया ना तैयारी में। ऐसे ही लगना है, क्योंकि अपने आप को कंप्रोमाइज़ नहीं करने देना है। अगर कंप्रोमाइज़ करोगे तो फिर ज़िंदगी में फेल होते चले जाओ। इसलिए समझ के चलो, एंड साथ ही अपनी स्ट्रेटजी को और एलेबोरेट वे में करो, स्ट्रेटजी को बनाओ और अच्छी स्ट्रेटजिक तरीके से स्टडी करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी कुछ ऐसा है कि लाइट में ले ली अपने हाथ में, एंड क्या है कि आज मेरा कूलर जो है ख़राब हो गया है, और इस वजह से मैं अंदर बैठ के स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ऊपर छत पे जाना पड़ेगा ताकि वहाँ हवा में मतलब अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकूँ। तो चलते हैं फिर ऊपर, एंड बाहर का आप लोग नज़ारा देख सकते हैं, अंधेरा ही अंधेरा है। ठीक, तो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ लाइब्रेरी जाने के लिए, एंड उससे पहले मुझे करंट अफेयर करनी है। एंड करंट अफेयर का लेक्चर आ चुका है, सुबह सुबह तैयार हो गया हूँ। एंड वही सर्कल जो कि चल रहा था, लाइब्रेरी से घर, घर से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से घर, घर से लाइब्रेरी, और फिर से स्टार्ट होने वाला है। ये है 27 मई का करंट अफेयर, एंड इसको करते हैं। अभी टाइम कितना लगने वाला है,
मुझे मॉडर्न हिस्ट्री में जनरल सर्वे ऑफ द रिफॉर्म्स और साथ ही उनके मूवमेंट्स और उनके लीडर्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। एंड साथ ही यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएंगे राजा राम मोहन रॉय से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया था इस बार के प्रीलिम्स में, और वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड साथ ही ये सारे मूवमेंट्स जो हैं साथ ही काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, स्वामी दयानंद सरस्वती का एंड साथ ही जितने भी विवेकानंद जी के, एंड ये आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए फिर इसको कवर करते हैं एंड इसको कंप्लीट करते हैं। एंड मॉडर्न हिस्ट्री पे मैं अभी स्पेसिफिक फोकस कर रहा हूँ ताकि मैं इसको अच्छे से कवर कर सकूँ। दोस्तों प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद बहुत सारे लोग ऐसे कहते मिल जाएंगे कि जीएस का पेपर अगर हमारे सामने आता हम देते तो हम निकाल देते, या फिर बहुत ईजी था, या फिर अगर बात करें सीसेट का तो सीसेट का भी बहुत अच्छा था। लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं ना तभी पता चलता है, बाहर से ना दुनिया ऐसी सोचती है। अगर एग्जाम जैसे अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तो क्वेश्चन पेपर में जैसे आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन पेपर वहां से पुटअप किया गया है उस सब्जेक्ट से या फिर उस टॉपिक से, ठीक है। तो आपके अंदर से ये फील होगा कि ये तो बहुत नॉर्मल बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऐसे ही होता है जो एग्जाम नहीं देते हैं उनको, ठीक है। जो एग्जाम देने जाते हैं उनको पता होता है कि जब कैसे जो है आंसर के जो ऑप्शन है उनको कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और कैसे करना है, कितना सोच समझ के करना है, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति देखता है वो ओनली क्वेश्चन को देखता है, क्वेश्चन को देखने के बाद टॉपिक और सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि कहाँ से पुटअप किया गया है और उसी से फिर डिसाइड कर लेता है कि कितना ईजी क्वेश्चन है। ईजी तो तभी पता चलता है जब एग्जाम सेंटर में बैठते हैं तब। बाहर से तो दुनिया उस सबको ऐसे ही लगता है, क्योंकि पिछले साल मुझे भी ऐसे ही लगता था, ठीक है। लेकिन जब मैं बैठा उसके बाद मुझे समझ आया कि हाँ एक्चुअल में क्या है रियलिटी, ठीक है। तो खैर आप सभी को ब्लॉग पसंद आया हो तो आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना और लग जाओ फिर से स्टडी में। एंड जो भी आपकी स्टडी चल रही थी, जो आपका टाइम टेबल थे उसी प्रकार से फिर फॉलो करो एंड आगे बढ़ो। एंड आने वाले एग्जाम के लिए मेंस का हो या फिर आपका प्रीलिम्स का हो, जो भी हो लगे रहो बस, और टाइम बिल्कुल भी गैप मत लगाओ। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।